क्योंकि समुद्रगुप्त पहले पैदा हुआ और ये बाद में हुआ है, तो इन्हीं के नाम पर उसको होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। फोर्थ बुद्धिस्ट गवर्नमेंट 10 लेंगे, उसके बाद मैं आपको करंट में लेके चलूँगा, है ना। डिफेंस के क्वेश्चंस कुछ डील करेंगे। कश्मीर कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बात हुई थी, बौद्ध धर्म में जो है ना 4 काउंसिल्स हुए थे, हालांकि 6 हुए थे। लास्ट के 2 काउंसिल्स को मान्यता नहीं मिली थी। मान्यता क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि बुद्धिज़्म जो है ना वो मोनोथीस्ट है। मोनोथीस्ट का मतलब होता है एक भगवान को मानना। और फाहियान जब भारत में आया था ना, तो फाहियान ने देखा इसमें कि 4 के बाद जो 5वीं और 6वीं काउंसिल्स हुई थी, उसमें भगवान शिव, पार्वती और दूसरे देवी देवताओं की भी मूर्ति रख दी गई। तो फाहियान ने फिर इसको काउंसिल मानने से मना कर दिया। जबकि भारत में ये मान्यता है कि अगर कोई मंदिर बना हुआ है तो आप उसमें क्या एक ही भगवान रखते हैं क्या? तो भारतीय कल्चर में जो है बहुत सारे भगवानों को रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलीथीस्ट। हम बहुत सारे भगवान पर करते हैं। लेकिन जो मोनोथीस्ट हैं, जैसे सिखिज़्म हो गया, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, जैसे कि जैनिज़्म हो गया, जैसे कि इस्लाम हो गया, जैसे कि क्रिश्चियनिटी हो गई, क्या है? और इसीलिए इनको धर्म नहीं कहते, इनको पंथ कहते हैं। और भारत के संविधान में जब ये शब्द जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, तो कहा गया धर्म नहीं हो सकता है ये, क्योंकि धर्म तो जोड़ता है। और भारत में सिर्फ एक ही धर्म हो सकता है जिसको कहा गया है सनातन हो सकता है, क्योंकि बहुतों को लेके चलता है। और अगर हम सभी धर्मों के या जो हम उनके अपने सिद्धांत उनको मानने की बात करेंगे, तो उनको धर्म नहीं कह सकते, उनको हमें कहना होगा पंथ निरपेक्ष। तो संवैधानिक रूप से भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। क्योंकि धर्म कौन सा है? और उसमें क्रिश्चियनिटी भी एक्सेप्टेड है, इस्लाम भी एक्सेप्टेड है, उसमें बुद्धिज़्म भी है और जैनिज़्म भी। लेकिन अगर हम किसी धर्म, एक विशेष धर्म को मान ले, तो वहाँ पर अगर मान लेते हैं पाकिस्तान ले लें, तो पाकिस्तान का हिंदुज़्म को मानेगा क्या? बांग्लादेश मानेगा, जिसको हमने आज़ाद कराया? नहीं माने। लेकिन हिंदुज़्म में क्या है? अरे तुम भी आ जाओ, ये भी आ जाओ, वो भी आ जाओ, सब आ जाओ। तो जोड़ने का काम कौन करता है? धर्म। और बांटने का काम कौन करता है? पंथ। तो इसलिए भारत में पंथों को निरपेक्ष कह दिया गया कि आप इस देश में रहकर आप निरपेक्ष रह सकते हैं, आप अपनी आज़ादी से अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुंडल वन कश्मीर के साथ हम जोड़ लेते हैं। चौथी संगति हुई थी, और चौथी संगति में पहली बार हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। मैंने बहुत सारे किताबों में देखा है कि हीनयान और महायान का विभाजन सही दिया ही नहीं गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर है? हीनयान में आइडल कोई नहीं होता था, गॉड था। आप कोई मुझे बता सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है? महात्मा बुद्ध को जानते हैं कि नहीं जानते? हमारे छात्रों ने सबसे ज़्यादा हमें कुछ भी गिफ्ट दिया है तो महात्मा बुद्ध दिए। हमारे घर में जहाँ जहाँ है, ऑफिस में, सब जगह बुद्धि, महात्मा बुद्ध ही रहते हैं। एंड ही इज़ अ रियली ग्रेट फिलोसोफर। और जब भी हमारा कोई छात्र रहता है जिसमें टैलेंट होता है, तो मैं उसको यही कहता हूँ, दोबारा आपको बता दें, बुद्धिज़्म महात्मा बुद्ध के कारण इस धरती पर महान नहीं बना है। बुद्धिज़्म महान बना है अशोक के कारण, जिसने इस धर्म को विश्व तक पहुँचाया। और हर समय हमें हमारे अशोक की तलाश रहती है, अलग अलग बैच में। जो काबिल होगा, योग्य होगा, वो कमांडेंट एकेडमी को बड़ा करेगा। और अयोग्य विद्यार्थी जो होगा, वो अपनी कमज़ोरियों से उसको कमज़ोर कर देगा। इसलिए कमज़ोरों को कोई दूरी रखो, जितना पढ़ना चाहे पढ़ लो। लेकिन अशोक होगा तो दुनिया भर में फैलाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए इसमें। और हमेशा ही महात्मा बुद्ध के सिद्धांत मुझे इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि आप अपना काम करते रहिए, बाकी कौन आप में से निकलेगा इसमें, वो आपके अपने आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको नहीं पता होगा, आप सुन लीजिए हीनयान और महायान क्या है। किताबों में भी नहीं दिया हुआ, आधी जानकारी है। इनफैक्ट मैं बोध गया जाकर मैंने वहाँ पर जो धर्म के उपासक थे उनसे पूछा इसमें, उन्होंने भी नहीं बताया। तो फाइनली मेरा कंक्लूज़न हीनयान और महायान में क्या है बता रहा हूँ आपको। हीनयान का मतलब होता है कि इस धरती पर मानव का जन्म हुआ है मोक्ष के लिए, तो खुद के मोक्ष के लिए प्रयत्न करना, दैट इज़ हीनयान। और महायान क्या कहता है कि आप जो है, और हीनयान में किसको माना गया है, मेन किसको माना गया है? महात्मा बुद्ध को, क्योंकि उन्हीं से आपको मोक्ष मिल सकता है। अब महायान क्या कहता है इसमें कि इस धरती पर आकर अपने मोक्ष का काम करना ये स्वार्थ है। जब तक आपको दूसरे का मोक्ष दिलाने में आप मदद नहीं करें, तब तक आपको अपने व्यक्तित्व का, महात्मा बुद्ध का उपदेश नहीं है ये। तो वहाँ पर क्या किया गया, महात्मा बुद्ध के साथ साथ उनके जो पुपिल्स थे, पुपिल्स का मतलब क्या होता है? उनके शिष्य जो थे, उनका भी उपासना करने की बात कही गई। बात समझ में आ रही है आपको? ये बड़ा ही टेक्निकल डिफरेंस है। तो जिसमें सिर्फ महात्मा बुद्ध का ही पूजा करने की बात है वो हीनयान है, और जिनमें पुपिल्स के साथ पूजा करने की बात है वो महायान। और उनका मानना ये है कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद इनके पुपिल्स ने
दूसरों को मोक्ष दिलाने के लिए अपने जीवन का त्याग किया है, इसलिए उनकी पूजा होना ज़रूरी है। और ये कंसेप्ट किसका है? बताइए, यही चीज़ जो है कितने सारे किताबों में नहीं दिया हुआ। और लंबे समय तक हम लोग भी पढ़ते हैं मूर्ति पूजा है बौद्ध धर्म में, मतलब महायान हीनयान में, और नहीं, मूर्ति पूजा है महायान में, और हीनयान में जो है उपदेश की पूजा, यही चीज़ें बताई गई। जबकि मूल रूप से अगर देखें तो बहुत ही गहरा इनका वाक्य है इसमें। और इस तरह से बौद्ध धर्म इज़ अ ग्रेट रिलीजन। द फेमस आयरन पिलर महरौली किसका है? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का। बहुत देर तक लगता है, बैठ जाने पर भी नहीं होता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो जरा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? चलिए, इसमें से तो नहीं निकल रहा है, इसमें लगता है हैंग हो रहा है इसमें। कंप्यूटर्स में क्या होता है ना, सेल्फ ही का कन्फिगर करने लगता है। मोबाइल में सबसे इरिटेशन क्या होता है पता है? इसमें आप सुबह किसी को फ़ोन करें, अगला कॉल स्कैमर का भी हो सकता है, कहानी सुनाएगा। अरे वो तो छोड़ो पहले, इसमें तब तक ज़रूरी बात करनी थी, किसी से पता चले उसका स्कैम ही हो जाएगा, बंद करो इसको। तो कभी कभी अगर बंद करके दोबारा करें फिर से वही कहानी सुना देते हैं। कंप्यूटर का बड़ा अजीब से इसमें, जैसे ये अभी चुपचाप हो गया इसमें, अभी कह रहा आगे हम नहीं जाएंगे इसमें। आपने जो क्वेश्चन लिखा बताइए, उसी पे हम बात करेंगे। चंपारण सत्याग्रह देखिए भारत में जो है ना 1917 में हुआ था। उसका हम कहानी हम थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा सा 10 क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में, ईस्ट वेस्ट छोड़ दीजिए, बिहार में। अब हुआ क्या है इसमें कि गांधी जी भारत में आए, और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के मिशन के बाद जब भारत में आए तो उनको लोगों ने कहा ये तो भारत को आज़ादी करा देंगे। इनको रिसीव किया गया। रिसीव करने के बाद जो है गोपाल कृष्ण गोखले करके इनके एक फिलोसफर गाइड थे, सुना है क्या आपने? गोपाल कृष्ण गोखले इनसे मिले और कहा कि गांधी जी ऐसा है कि आप अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में मत जाइएगा, अभी कोई भाषणबाजी बयानबाजी ना करिएगा, भारत को दर्शन करिए। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके विचारों को पहले समझूंगा, उसके बाद ही भारत में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करूंगा। इन्होंने भारत के दर्शन में लगभग 2 साल बिताए, और इन 2 सालों में उन्होंने इंग्लैंड के बैरिस्ट्री वाली पोशाक से, यानी कि सूट बूट वाली पोशाक से हटकर एक धोती और गमछे में आ गए। कहा कि भारत को जो है एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनके बराबर का व्यक्तित्व रखता। और इन 2 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, तो वो गांधी जी बन गए। अब ये क्योंकि जाहिर सा बात है, एग्ज़ाम पूछता है आपका गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो नाम क्या है? तो राजनीतिक गुरु का मतलब ये नहीं कि बैठा के कहा कि चलो ये मानो। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इस तरह से करना है आपको जिससे कि जनता आपसे जुड़े। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से शुरू होता है। और जब भारत दर्शन कर लिया इन्होंने, तो भारत में बिहार के क्षेत्र से एक व्यक्ति था जिनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम था? ये गांधी से मिले। गांधी जी से मिलने के बाद कहा कि गांधी जी ऐसा है कि हमारे क्षेत्र में नील आंदोलन से हम लोग बड़े पीड़ित। नील आंदोलन में क्या है, किसानों को एक कानून बना दिया गया है, 3 कठिया व्यवस्था। और 3 कठिया का मतलब होता है 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, और 3 कट्ठा में नील उगाना है। क्योंकि नील की खेती से अंग्रेज़ों को कपड़े डाई करने के लिए वो रंग मिल रहा था, और ये रंग यूरोप के बाज़ार में काफ़ी कीमती था। तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर दबाव बनाया कि आपको नील उगाना पड़ेगा। और भारत में छोटे छोटे किसान अगर नील उगाएंगे तो खाएंगे क्या? खाने के लिए तो अनाज होता है ना, तो अनाज की जगह पर नील के लिए उनको प्रतिबंध कर दिया, मतलब बैन कर दिया। और इस बात से लेकर किसान जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और काफ़ी गरीब हो रहे थे। तो इस बात को लेके रामचंद्र शुक्ल गए गांधी जी से और कहा कि हमारे इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो हमें इससे आज़ादी मिल सकती है। तो गांधी जी ने अपना भारत में पहला जो आंदोलन था उसको किसका नेतृत्व दिया था? बिहार के चंपारण नेतृत्व में। और जिसके कारण गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह का नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह है। और चंपारण सत्याग्रह को नील आंदोलन के नाम से भी जोड़ा जाता है। बात समझ में आ गई? तो रामचंद्र शुक्ल कौन से आंदोलन से? चंपारण। गांधी जी का पहला आंदोलन, गांधी जी के गुरु का नाम। 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना इसमें? तो एक बढ़ ले। आगे का देखिए, अभी भी हमारा लगता है कि मान नहीं रहा है इसमें। आगे क्वेश्चन क्या है बताइए? जजिया को पूरा पढ़िए थोड़ा सा। अरे जो बता रहे नहीं लिख रही उसको, लिखते रहो। हाँ, मुगल एम्परर में एक ऐसा एम्परर था जिसका नाम था अकबर। अब अकबर को
अभी के समय में पिछले मोदी जी के गवर्नमेंट में आने के बाद मेडिवल हिस्ट्री का एग्ज़ाम में रेशो हो गया कम, उसका तरीका बिल्कुल बदल गया है और जाहिर सा बात है अभी के समय में मेडिवल हिस्ट्री का आने का चांस लगभग ना के बराबर। इंडिया का कल्चरल हेरिटेज के रूप में क्वेश्चंस बनते हैं, रूलर्स के रूप में क्वेश्चंस नहीं बनते। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन सा मुगल एम्परर था जिसने जजिया को हटा दिया। जजिया को हटाने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग रूलर्स ने काम किया, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रहा है इसमें अकबर। हमें पता होना चाहिए कि औरंगज़ेब ने भी जजिया हटाया था, 1704 में हटाया था इसमें, और जाहिर सी बात है हटाने के पीछे उसका अपना एक रीज़न रहा होगा। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे अकबर के ऊपर, अकबर ने जजिया क्यों हटाया। एक्चुअली अकबर जब पैदा होने वाला था या पैदा होने की स्थिति में था उसमें, जब उनके पिता का नाम क्या था, हुमायूं, और माता का नाम था हमीदा। हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से हार गया। शेरशाह सूरी से कौन सा अभियान में हार गया था, कुछ तो कंट्रीब्यूट करिए। शेरशाह सूरी के साथ कौन सा अभियान में हार गया था, 1540 में हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ठीक है। तो चलिए छोड़िए, आपको कहाँ हम परेशान करें, बता ही देते हैं। तो इस युद्ध में हारने के बाद शेर खान नाम था जिसका, उसने हुमायूं को रिप्लेस करके भगा दिया और ख़ुद जो है दिल्ली का सत्ता संभाल लिया उसने। और दिल्ली का शासक बनने के बाद क्या हुआ कि हुमायूं जो है अलग अलग जगह पर भटकता रहा, और ऐसे समय में उसको राजस्थान के शासक अमरकोट के शासक ने जो है सबसे पहले मदद की। कहाँ के शासक, छत्रसाल के दरबार में पहली बार उसको मदद किया गया, और वहीं पर उनके हुमायूं और हमीदा का पुत्र हुआ जिसका नाम था, क्योंकि अकबर की जानकारी शेरशाह सूरी को मिल गई थी और उसको पता था कि मुग़ल एम्पायर अपनी तलाश में हमें हटाकर अपने ये सक्सेसर को रखेगा, इसलिए अकबर को और हुमायूं को मारने के लिए हमेशा सेनाएं जाया करती थी, और इसकी रक्षा वही राजपूत शासक किया करता था। हुमायूं हमीदा जो है अपने बच्चे को छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे, और उसको जो है एक, जिसको हम फोस्टर मदर कहते हैं, दाई माँ जिसको कहते हैं, उसके भरोसे छोड़ देते। अकबर जब बड़ा हुआ और पानीपत के दूसरे युद्ध में जब उसने अफ़गानों को हरा दिया और भारत का बादशाह बन गया, तो भारत में एक टैक्स चल रहा था जिसका नाम था जजिया। अब उसके दिमाग में ये लोगों ने कहा इसमें कि ये वो शासक है जिसको हमारे हिंदू राजपूतों ने जो है इसको बचाया था, और आज ये हम ही पर, जो मुसलमान नहीं होते उनको टैक्स देना पड़ता था जजिया, अब नहीं मुसलमान होने पर हम ये टैक्स ले रहा है। बताओ ये कैसा गलत शासक। जब अकबर को ये बात पता चली कि ये तो बात तो सही है और हमें राजपूतों का सपोर्ट मिल नहीं पाएगा, और अकबर की इसमें चाल क्या थी, इसको ज़रा समझ सकते हैं। अभी नक्शा ही नहीं बन रहा है। भारत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था ना हमेशा डिस्टर्ब है, जैसे आज पाकिस्तान हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है, तो वहाँ से भारत पर हमले होते रहते थे। अकबर ने सोचा अगर भारत पे शांति चाहिए तो हमें वहाँ पर कुछ ऐसे युद्ध करने वाले नेता रखने होंगे जो कि भारत में वहाँ अंदर आने ही न दे। और राजस्थान के राजपूत बड़े प्रसिद्ध थे, और राजपूत भारत में अकबर के विरोध में इसलिए थे क्योंकि इसकी नीतियाँ हिंदुओं के खिलाफ थी। जजिया वो सब लगा दिया था, इसमें पहले से चल रहा था। अकबर ने सोचा एक काम करते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि राजपूत हमारे साथ मिल जाए। तो पहली बार तो एक शादी हुई जिसका नाम आपने सुना होगा, जोधा अकबर। जोधा अकबर एक मूवी बनी, और उसने फिर जजिया कर को भी समाप्त कर दिया, जिससे राजपूत शासकों के बीच में ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। और प्रसिद्ध होने के बाद राजपूतों ने अकबर को अपना दामाद माना, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ से आक्रमणकारियों को आने से रोक दिया। तो अकबर का साम्राज्य बड़ा हो गया इसमें। इस तरीके से अकबर ने दूसरे तरीके से क्या काम किया, अकबर ने अपने दरबार में राजपूतों से निपटने के लिए, राजपूतों को संभालने के लिए अपने 9 रत्न बनाए थे। कितने रत्न थे? और इसमें एक रत्न जो था वो राजपूत शासक मानसिंह का था, और कहा था जब भी राजपूतों की लड़ाई होगी तो हम मुगलों से ना लड़ाएंगे, हम इन्हीं से लड़ाएंगे और कहेंगे ये राजपूत ही की लड़ाई है। और अकबर की ये पॉलिसी के कारण जो है उस समय का भारत का दूसरा बड़ा शासक या सम्राट के नाम से जाना गया। तो जब भी हम अशोका द ग्रेट पढ़ते हैं तो ग्रेट वर्ड लगाते हैं, और अकबर को पढ़ते हैं तो उसको भी ग्रेट लगाते हैं। और जब हम इंटरव्यूज़ में जाते हैं यूपीएससी के, चाहे वो CAPF हो चाहे SSB हो, तो आपका इंटरव्यू बहुत बार मैंने तैयार किया, स्टूडेंट से पूछा गया, इसमें पूछा जाता है कि आउट ऑफ द 2 अकबर एंड अशोका, सो विच वन इज़ द ग्रेटर वन अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि दोनों के आगे ग्रेट लगा हुआ है इसमें। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट को आज जवाब देने में बड़ा परेशानी हो जाता है, क्योंकि जो भी जवाब देंगे
आपको बहुत ही बैलेंस करके देना होगा। जवाब क्या होगा वो तो हम बाद में इंटरव्यूज़ के सेक्शन में बताएंगे। अभी तो आपको इतना ही बताना है कि भाई ऐसा है, जजिया टैक्स किसने लगाया, हटाया किसने, अकबर ने हटा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पीछे से बुलाइए हमारे स्टाफ को, इसमें कुछ इसको मूवमेंट वो सब कराएगा। इसमें ये तो जिद पे बैठ गया इसमें कि हिलेगा ही नहीं। हाँ अब हिल गया, चलो बढ़िया हो गया। हाँ हो गया छोड़ दो। यही था ना इसमें, जजिया हो गया। अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य चाणक्य ने लिखा। अब जो है मैं आपको डिफेंस के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आपको लगे कि जो इस बार एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनको भी लगे कि अरे यार डिफेंस वाला क्वेश्चन तो बड़ा ज़रूरी है। तो हम उस सेक्शन पे भी जाने वाले हैं। ये करंट अफेयर जो है आपके डिफेंस से रिलेटेड है। अब हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। सीडीएस एग्ज़ाम या यूपीएससी एग्ज़ाम को कौन डील करता है? दूसरा क्वेश्चन एक और भी है, ध्यान रखिएगा, इसमें पॉलिटी का क्वेश्चन था, हालांकि अब आगे निकल गया। सभी लोग सोच के जवाब दीजिएगा। भारत में यूपीएससी सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में रखा गया? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल तो बात की बात है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स यूपीएससी? तुक्का लगाना चाहते हैं कि आंसर बताना चाहते हैं? तो ये भाग है आपका आर्टिकल 14। क्लियर? आर्टिकल पार्ट 14, आर्टिकल नहीं, पार्ट 14। भारतीय संविधान में ओरिजिनली 22 भाग थे और बाद में इसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया था। इसमें से 14वां भाग जो है वो क्या है, यूपीएससी को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के साथ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कैरी कर लें। आप चाहें तो अपने हिसाब से लिखिए, इसको सब करंट है डिफेंस के। हम लोग इसमें जा रहे हैं। द अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ बिलोंग टू कैटेगरी। अग्नि सीरीज का जो मिसाइल है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 मिसाइल जो, ये कौन सा है? सभी को अपना लिखते रहना। अग्नि इक्वल टू क्या? अग्नि को कहते हैं बैलिस्टिक। बैलिस्टिक का मतलब होता है लैंड टू लैंड, ज़मीन पर फटने वाला, है ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि मिसाइल जो है वो ज़मीन से निकलता है और ज़मीन पे फटता है, तो इस तरह से इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो अग्नि इज़ बैलिस्टिक मिसाइल। डिफरेंस क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा भारी होता है। दो है क्रूज़। देखिए क्रूज़ आजकल तो लगभग सभी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जाता है। क्रूज़ का मतलब ये होता है किसी में भी मिसाइल में टारगेट सेट करना। क्या सेट करना? एक होता है लोकेशन सेट करना और एक होता है टारगेट सेट करना। तो एक काम करते हैं, हम पटना में मानते हैं खुद को, पटना से हम पाकिस्तान के कराची में विस्फोट करना चाहते हैं, ठीक है, कराची में। तो लोकेशन डिसाइड कर लिया हमने, हाँ कि नहीं? yes, तो यहाँ से हमने अग्नि मिसाइल को छोड़ा और इसका लोकेशन हमने गूगल कुछ भी करके जो है डिसाइड करके उसको लॉन्च कर दिया। अग्नि भारी भरकम सा खूब सारा एक्सप्लोजिव लेकर वहाँ जाकर फट गया और बहुत सारा उसने आतंकवादियों को मार दिया। हम आतंकवादी ही मारेंगे, बाकी को क्यों मारेंगे? अब हम बात करते हैं क्रूज़ की मिसाइल की बात। क्रूज़ का मतलब होता है टारगेटेड। अब हमें कराची पे बॉम्ब नहीं फेंकना। अब हमें क्या करना है ना कि ऐसा कुछ चीज़ जो कि मूव कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पर कुछ ऐसा सैटेलाइट है या कुछ ऐसा विमान है जो कि मूव कर रहा है, या मान लीजिए कि उसके पास F-16 और F-17 विमान है और उसको वो हमारे भारत के ऊपर अटैक कर रहा है। तो हम मिसाइल छोड़ेंगे तो हो सकता है वो मिसाइल से बच जाए, लेकिन अगर क्रूज़ मिसाइल होगा तो क्या करेगा, वो उसको पीछे तब तक रहेगा जब उसको उड़ा नहीं दे। तो क्रूज़ वर्ड किसके साथ जोड़ा जाता है? टारगेटेड हिट को। और बैलिस्टिक का मतलब है सिर्फ लोकेशन हिट करके करते। क्या हम लोग क्लियर है? तो हम लोग ये क्लियर है इसमें, तो इसको अभी लिख के बैलिस्टिक छोड़ दीजिए। इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन टू स्टडी सन। अरे बड़े अच्छा क्वेश्चन है ये, लेग रेंज करके पड़ा था इसमें, और ये भारत का पहला सैटेलाइट था जो कि सन के लिए था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। INS विक्रांत कमीशन इनटू इंडियन नेवी इज ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कंटेंट भी लिया हुआ था,
आप लिख लीजिए, टाइम लग रहा है इसलिए मुझे लग रहा है कहीं आप लोग इम्पेशेंट ना हो जाए। हमारे देश में जो है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS यानी इंडियन नेवल शिप्स हैं। एक है INS विक्रांत और एक है INS विक्रमादित्य। दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। आप बताइए क्या डिफरेंस होगा, सोच के बताइए। क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा? अच्छा बताइए, कौन सा ऐसा शिप है जो कि सबसे पुराना है? ये क्वेश्चन में भी ट्रैप है। थोड़ा सा स्टार्ट करें, पेशेंस से सुनेंगे भी। तो सबसे पहली बात है कि भारत में 1961 के समय में 60 के दशक में पहली बार INS विक्रांत आया था। INS विक्रांत को हमने कमीशन किया था UK यानी कि ब्रिटेन से किया था। बाद में 60 के दशक तक उसने सेवाएं दी और 60 के दशक के सेवाओं देने के बाद वो डीकमीशन हो गया। डीकमीशन का मतलब क्या होता है? जैसे रिटायर हो जाते हैं। फौज में कुत्ते भी लिए जाते हैं, घोड़े भी लिए जाते हैं, शिप भी लिए जाते हैं, वो भी डीकमीशन हो जाते हैं, यानी कि रिटायर करके छोड़ दो। बाद में फिर भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ी। हमने 2013 में फिर बनाया INS विक्रमादित्य। क्या बनाया? सॉरी, अभी हम INS विक्रांत पढ़ रहे थे ना, INS विक्रांत हमने बनाया। और INS विक्रांत और फिर उसके बाद 2022 में 2 हमने शिप्स बनाए। और ये दोनों शिप्स के अंदर हमें कंपैरिजन है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये है कि हमारे पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो है सबसे पहले बना है 13 में और 2022 में क्या बना है? INS। लेकिन ये हमें डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि INS विक्रांत तो हमारे पास बहुत पुराना शिप था, लेकिन ये पुराना वाला हमने डीकमीशन कर दिया था। पुराना वाला डीकमीशन कर दिया था। तो अगर कंपैरिजन में एकदम स्ट्राइकिंग कंपैरिजन की बात हो जाए तो INS विक्रांत का जो मैकेनिज़्म है वो ब्रिटेन का है और विक्रमादित्य का मैकेनिज़्म जो है वो रशिया का। ठीक है। और इस सारे चीज़ों के लिए अगर हम लोग, मैंने इसके लिए थोड़ा सा एक तेजस हो गया आपका, मैंने कुछ क्राफ्ट कैरियर के ऊपर रिसर्च दिया था आपको। इसमें 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स INS विक्रमादित्य और INS, ये मैंने जानबूझ के आपको लिया था। इसमें ये चीज़ जानबूझ के मैंने इस तरह से ये चीज़ें इसलिए ली है ताकि आपको पता चले ये रीसेंट वाला सेक्शन। तो अब हम देख रहे हैं इसमें एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर में विक्रमादित्य और विक्रांत। अब विक्रमादित्य का कहाँ से हमने टेक्नोलॉजी लिया हुआ और इसका कहाँ से लिया हमने? विक्रांत का कहाँ से लिया हमने? नहीं, ये अभी कहाँ, कौन सा वाला है? ये 2022 वाला। लेकिन इससे पहले जब हमने लिया हुआ था तो ये नहीं लिखा, ये हमें बताना ही पड़ेगा फिर। तो इससे पहले जो है 1961 जो लिया था हमने, उस समय वो UK का था। तो भारत में अभी 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, जहाँ पर एक्टिव कैरियर मतलब जो है इस तरह से एयरक्राफ्ट इसमें लैंड कर सकते हैं और यहीं से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो अभी जो है इन दोनों के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, विक्रमादित्य के ऊपर और INS विक्रांत के ऊपर। तो विक्रांत की टेक्नोलॉजी अभी भारत ने कहा है कि भाई ऐसा है, UK हमारा जो है बहुत अच्छा दोस्त वाला देश में से तो नहीं, क्योंकि अमेरिका का पार्टनर है। और अभी हमने देखा जब भी भारत में कुछ होता है अमेरिका किसकी तरफ चला जाता है? पाकिस्तान की तरफ। 1971 की लड़ाई में अमेरिका किसकी तरफ था? तो जाहिर सा बात है कि अमेरिका के जो मित्र देश हैं उनकी टेक्नोलॉजी भारत के पक्ष में तो कभी भी नहीं रही। इसलिए कहा कि हम INS विक्रांत को दोबारा बनाएंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब हमारी इंडिजिनस होगी और हम खुद ही बनाएंगे इसको, क्योंकि INS विक्रांत के साथ हमारा पहले से ही एसोसिएशन था। इसलिए हमने इसको रीबिल्ड किया और रीबिल्ड किया हमने कब? 1922 में। लेकिन इस बात को ना भूलिएगा, नोट का पॉइंट है आपका कि हमारे पास पहले शिप 1961 से भारत में आ चुका है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन के साथ हम लोगों का जुड़ा हो रहेगा। अभी क्वेश्चन का नंबर क्या चल रहा था एक बार बताएं। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया एंड भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी हमारी बॉर्डर पुलिस काम करती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है। और आंसर हमारे पास ये ठीक है। कब स्थापना हुई थी? कब स्थापना हुई? अरे तेरी, सब मेरे को करना पड़ेगा। 1 दिसंबर 1 दिसंबर 1965 को स्थापना किया गया था। क्यों हुआ था? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। Which indigenous light combat LC has been developed in India? तेजस के साथ जो है मैंने इसके भी कुछ कंटेंट निकाले थे इसमें।
अब ज़रा ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तेजस को किसने डेवलप किया? और अगर मैं एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर दूं तो शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा। HAL के साथ एक और कंपनी है जिसका नाम है AL, एरोनॉटिकल सर्विस ऑफ इंडिया, यानी कि एरोनॉटिक्स ऑफ इंडिया करके जो है के साथ HAL ने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया। तो इसके साथ जो है AAL और HAL ने मिलकर जो है इसको डिज़ाइन किया। तेजस के ऊपर एक शायद मूवी भी बन चुकी है ना। भारत का पहला जो है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। और ये कितना सीटर है? ये सिर्फ इसमें एक बैठता है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट बनते हैं ना वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट हैं। तो सबसे पहले देखना, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस, भारत ने पहली बार बनाया। तो भारत का पहला तो क्वेश्चन बनता ही है, बहुत बार पूछा जा चुका है। लेकिन अब ये पॉइंट्स ज़रा देखेंगे। और ये जो है विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों को जो हमारे फाइटर जेट्स को बेचने के लिए काम आ रहा है तो तेजस है। इसमें लेंथ देख लेंगे, विड्थ देख लेंगे, हाइट देख लेंगे और मैक्सिमम टेक ऑफ, ये सब देख लेंगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 1, इसको लिख लीजिए। इनके रेंज सब लिख लीजिए। ये मेरे ख्याल से एग्ज़ाम का सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। और हमें पता होना चाहिए कि सिंगल सीटर, सिंगल पाइटर, इसमें पायलट के जनरली 2 सीट्स होते हैं, लेकिन ये सिंगल पायलट सीटर जो है एयरक्राफ्ट। ये 4 पॉइंट सिर्फ लिख लेना। सिंगल सीटर प्लेन बाय HAL, और HAL को लिखना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और AAL के साथ इसने काम किया है एरोडायनेमिक एरोनॉटिक लिमिटेड। तो AAL के साथ जो है HAL ने मिलकर जो है तेजस को बनाया। जनरली हम लोग HAL के नाम से ही इसको जानते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में एक एडिशनल पॉइंट आ गया तो इसमें कोई बात नहीं है। नेक्स्ट लिखें इक्विप्ड विद लीथल ऐसा रेडार सिस्टम है जो उसमें छुपने की संभावना भी नहीं है, वो पकड़ लेगा दुश्मन को, वैसा सिस्टम है इसके पास ये। और ये खुद लीथल है। एक स्टेल्थ करके सुना आपने? जो कि जनरली आजकल जितने भी क्राफ्ट बन रहे हैं ना वो दूसरे के रेडार में नहीं आते, तो इसको स्टेल्थ क्राफ्ट कहते हैं। तो वो तो आप सभी हो रहे हैं। तो ये ऐसा स्ट्राइक है जो कि इसके पास जो है ये रेडार सिस्टम है और दुश्मन को पहचान लेता है। नेक्स्ट लिखेंगे स्ट्राइक रेडी इन एनी वेदर, किसी भी वेदर में काम करने वाला है। और इसका रेंज ज़रा लिख लेंगे 160 किलोमीटर का, मतलब 160 किलोमीटर तक ये मिसाइल को फायर कर सकता है, इतना दूर तक। क्वेश्चन कौन सा चल रहा था एक बार देख लीजिए ज़रा। तो डिफेंस के क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडियन कोस्ट गार्ड ही नहीं, भारत में कोई भी डिफेंस का हेडक्वार्टर सिर्फ दिल्ली होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर होना अलग बात है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। आगे चले। परमवीर चक्र कब दिया जाता है? ये वॉर टाइम में सबसे सर्वोच्च। ये सब लिखते रहिए एग्जैक्ट डिफेंस के लगभग क्वेश्चन से। परमवीर चक्र दिया जाता है वॉर टाइम सिचुएशन पर, हाईएस्ट सेक्रीफाइस के लिए, वॉर टाइम के लिए। और पीस टाइम में हाईएस्ट सेक्रीफाइस, जैसे कि पार्लियामेंट पर अटैक हो गया तो उस समय लोगों ने अपनी जो जान की कुर्बानी की है। मुंबई अटैक हो गया तो क्योंकि शांति है, युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन देश में जवान तो अपनी जान गंवा रहे हैं। तो पीस टाइम में सर्वोच्च बलिदान देने के लिए अशोक चक्र है, और वॉर टाइम में बलिदान देने के लिए लिख लीजिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है इसमें। अशोक चक्र, पीस टाइम, हाईएस्ट गैलेंट्री, लिखो जल्दी से अशोक चक्र। अशोक चक्र, पीस टाइम, और ये वॉर टाइम। ये पीस टाइम के लिए आपका अशोक चक्र है। 2 आंसर बनेगा आपका, बस इसी को करा के हम छोड़ देंगे आपको। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
अग्निपथ के अंदर में जो सोल्जर्स बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अग्निवीर। तो ध्यान रखेंगे इस स्कीम का नाम है अग्निपथ। पता है नहीं है, लिख लीजिए इसको, क्योंकि अग्निवीर के नाम से आप जानते हैं।